नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो भी हम बताते चलेंगे आपको, और बहुत ही संक्षेप में हम बताने जा रहे हैं आपको ये, लेकिन क्वेश्चन कोई भी आपसे नहीं छूटेगा। तो ये संविधान के भाग 4 का में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इनका उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन पूछता है संविधान किस भाग में है, तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद आपके किससे हैं 36 से 51 तक है ना, 36 से 51 तक। उसके पहले मूलाधिकार हैं और उसके बाद आपका जो है वो राष्ट्रपति आ जाता है। और ये कहाँ के से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये आपके आयरलैंड, जो आयरलैंड का संविधान था, तो उस संविधान से ये प्रेरित हैं, वहाँ से लिए गए हैं ये। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और एक क्वेश्चन आपका इस तरह आता है कि किसका उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो वो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्वेश्चन आता है। तो इनका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो निर्देशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति, तो इनकी कानूनी स्थिति क्या है, तो इसको अनुच्छेद 37 में जो है वो स्पष्ट किया गया है। और ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अर्थात लागू नहीं करवाए सकते हैं, लेकिन इनका महत्व है, शासन के ये मूलाधार हैं और राज्यों का कर्तव्य है कि अपनी नीतियों बनाने में जो है वो इसका ख्याल रखा जाए। चलिए आगे चलते हैं हम। तो इसकी आलोचना भी होती है कि जब इनको कानूनी प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है तो ये उचित नहीं है, ये कोई मतलब के इनका मतलब बेकार हो जाता है। तो इसका जवाब हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में ही दिया था कि ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन कोई ये इनके पीछे जो है वो जनता की शक्ति है, तो कोई भी सरकारें इनकी जो है वो उपेक्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंततः जो है वो चुनाव के माध्यम से सरकारों को जो है वो जनता के पास जाना होता है। चलिए हम चलते हैं और आगे चलते हैं। हम पूरा आपको संक्षेप में 51 तक बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा। अनुच्छेद 38 है ना, तो इसमें क्या बात कही गई है, तो इसमें सामाजिक व्यवस्था की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा राज्य। क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि माने होता है बढ़ोतरी या बढ़ाना, और न्याय जो है वो प्रदान करेगा। तो न्याय में यहाँ केवल एक न्याय से मतलब नहीं है, जो हमको न्यायालय मिलता है वो न्याय की बात नहीं कही गई है, बल्कि न्याय शब्द में जो है 3 तरह के न्याय शामिल किए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि नीति निर्देशक तत्वों में न्याय का क्या अर्थ है, या न्याय में क्या क्या आता है। तो तीनों आते हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। चलिए हम चलते हैं अनुच्छेद 39, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का विशेष तौर से इस प्रकार संचालन करेगा कि क्या क्या हो जाए, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के, माने जो उनको जीवन पालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो पर्याप्त साधन करने का अधिकार हो। दूसरी बात कही गई है उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण, तो जो भी उत्पादन फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उन पे जो है वो उनका अहितकारी केंद्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रकार से मजदूरों को और जो काम करने वाले हैं उनको हितों को भी देखने की बात इसमें कही गई है। फिर चलते हैं तीसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक समाज में जो एक कुरीति चली आ रही है कि
पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के श्रम का मूल्यांकन कम होता है, उन्हें तनख्वाहें वगैरह या जो भी पारिश्रमिक दिया जाता है वो कम देता है। तो उसी संदर्भ में ये बात कही गई है कि महिला पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यदि उनके काम समान है तो उनको समान वेतन का अधिकार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक प्रकार से मूल अधिकार की संज्ञा दे दी है, तो एक प्रकार से परिवर्तनीय हो गया है ये। फिर अगला इसी में आपके अनुच्छेद 39 का ही भाग है, बालकों को स्वतंत्र गरिमा में वातावरण उपलब्ध हो। ठीक है, ये बात कही गई है। कुछ और कहे गए उसको आप देख सकते हैं। और अनुच्छेद 39 का तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इससे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया है और इसमें जो समान न्याय की बात कही गई कि सबकी समान न्याय होगा और विधिक सहायता निःशुल्क, वो भी निःशुल्क। तो ऐसे लोग जो फीस देने में लाचार हैं तो उनके लिए जो है वो सरकार द्वारा जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 40, ये पूछता है आपका। तो अनुच्छेद 40 में जो है वो ये बात कही गई है कि राज्य जो है वो जो ग्रामीण ग्राम पंचायतों को जो है वो मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेगा, मजबूती है ना, सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही 73वां संविधान संशोधन आप लोग जानते होंगे लाया गया है, जिसमें पंचायतों को जो है वो संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। तो इसके लिए आप अनुसूची 11 देख सकते हैं, वो एक अलग से भाग ही जोड़ा गया है, उसको देख सकते हैं। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे आपका अनुच्छेद 41, तो ये कई बातें बोलता है, जैसे आजीविका, वृत्ति प्राप्त करने का अधिकार, बेगारी और वृद्धावस्था या अन्य ऐसी विभिन्न दशाएं हो सकती हैं। तो ऐसी दशाओं में जो है वो लोक सहायता पाने का अधिकार स्थापित करने का राज्य जो है वो प्रयास करेगा। चलिए अगले चलते हैं हम। अनुच्छेद 42, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं बनाने की बात करता है ये, कि काम की जो जहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसकी न्याय संगत दशाएं और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। और दूसरी जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो प्रसूति सहायता की जो है वो बंद करेगा राज्य, ऐसा प्रयास करेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 43, तो अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी का है ना। तो इतनी मजदूरी होनी चाहिए कि जो है उस मजदूर का, उसके परिवार का जीवन निर्वाह ठीक ठाक ढंग से हो जाए। और कर्म कार्य के लिए शिष्ट जीवन स्तर, और जो कार्यस्थल है वहाँ जो है उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और काम की दशाएं, तो काम की दशाएं उचित होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, मानवोचित होनी चाहिए। तो इसकी बात इस अनुच्छेद में कही गई है मुख्य रूप से। अनुच्छेद 44, ये अनुच्छेद भी पूछा गया है आपका। तो ये आपका जो है जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता बनाने की बात कर रहा है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी धर्मों के लिए, कोई भी धर्म हो, अगर वो भारत के नागरिक हैं तो उनके लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 44 में बात कही गई है। अगला हम चलते हैं अनुच्छेद 45। तो ये अनुच्छेद जो है वो प्रतिस्थापित किया गया है, माने कि पुराने अनुच्छेद के स्थान पर जो है वो आपका 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में लाया गया है। और इसको शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के अधिकार से संबंधित संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके द्वारा इसमें जो मुख्य बात ये कही गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो है वो राज्य ऐसा प्रयास करेगा। और यहाँ पे हम बता दें थोड़ा सा, क्योंकि अनुच्छेद ये क्यों बदला गया है। तो अनुच्छेद इसलिए बदला गया है कि पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ था कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो है वो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको प्रदान करने का राज्य जो है वो प्रयास करेगा। तो अब इस तरह का कानून बन चुका है। आपके जो 86वां संविधान संशोधन 2002 का है ये। तो इसी के द्वारा जो है वो अनुच्छेद 21 का, ये याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, इसमें शिक्षा का अधिकार संबंधित है ये। अनुच्छेद 21 का ये आपका जो है वो जोड़ा गया है।
और उसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का जो है वो मूल अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 45 इसको याद रखना है आपको। चलिए हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 46 ये भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें मुख्य रूप से जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं या समाज के अन्य कोई दुर्बल वर्ग हैं, तो उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में किस तरह से वृद्धि की जाए, इस दिशा में राज्य को प्रयास करने का के लिए कहा गया है। चलिए अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर माने कि हर व्यक्ति को जो है संतुलित आहार लेने का अधिकार है। तो हर व्यक्ति को जो है वो पोषण से युक्त आहार मिले और जीवन स्तर उसका जो है वो निरंतर ऊंचा उठे। और जो लोक स्वास्थ्य है, जैसे अस्पताल वगैरह हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो इनके माध्यम से जो है वो लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का भी जो है वो राज्य का एक कर्तव्य बनाया गया है। चलिए अगले चलते हैं हम। अनुच्छेद 48। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद पूछा गया है। जो हमारे तो उपयोगी पशु हैं तो उनके वध पर माने उनकी हत्या करने पर, उनको काटने पर जो है वो इसमें प्रतिबंध लगाया गया संक्षेप में। तो जैसे उपयोगी पशु कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गाय जो दूध दे रही है, बछड़े जो कृषि कार्य में आते हैं, या अन्य दुधारू पशु, या ऐसे बहुत सारे पशु हैं जो कि वाहक गाड़ियाँ वगैरह खींचते हैं, उनके रूप में उपयोग में आते हैं। और तो उनके वध पर जो है वो रोक लगाने की बात कही गई है। साथ साथ में जो है वो पर्यावरण का जो है वो संरक्षण और उसका संवर्धन की बात भी इस अनुच्छेद में 48 में कही गई है। और इसके अलावा वन तथा वन जीवों की रक्षा की जाएगी, इस तरह की बात भी अनुच्छेद 48 में मिलती है आपकी, है ना। अगर चलते हैं हम अनुच्छेद 49। तो राष्ट्रीय तथा कलात्मक महत्व के स्थानों को जो है वो संरक्षण और उनका परिरक्षण का प्रयास करेगा। जो हमारे ऐतिहासिक बहुत सारे स्मारक हैं तो उनका जो है वो राज्य जो है वो इसका कर्तव्य है कि वो उनका जो है वो संरक्षण करे। फिर हम चलते हैं अनुच्छेद 50। ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसमें जो है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात कही गई है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को, तो ये याद रखिएगा किससे किसको, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है आपका कि किसको अलग करने की बात की गई, कार्यपालिका से न्यायपालिका की, न्यायपालिका से विधायिका की, विधायिका से कार्यपालिका की। तो आप ये याद रखें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 51 ये आपका अंतिम अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों का। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों का पालन करने की बात कही गई है कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का जो है वो पालन करेगा तथा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे तो इसकी सुरक्षा के लिए जो है राज्य सदैव प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण आपका टॉपिक था और 3 संशोधन इससे संबंधित हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका उत्तर प्रदेश PCS में कि कौन कौन से संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। तो मुख्य रूप से 3 संबंधित हैं आपके। पहला है आपका 42वां, दूसरा आपका 44वां और तीसरा आपका जो है वो 86वां। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको, आप अपने विचार प्रकट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।